सिर्फ डीडी न्यूज पर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री का दिल्ली को 12,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उपहार। साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन। मेट्रो रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास। प्रधानमंत्री का दिल्ली की आप सरकार पर जोरदार कटाक्ष। रोहिणी में भाजपा की परिवर्तन रैली को किया संबोधित। कहा, हार सामने देखकर बौखला रहे हैं आपदा वाले। दिल्ली में भाजपा सरकार में बंद नहीं होगी जनहित की कोई योजना। केजरीवाल के शीश महल पर फिर गरमाई राजनीति। रातों रात कई गुना लागत बढ़ने के खुलासे के बाद घिरी आप। पीएम ने साधा निशाना। कहा, महामारी के बीच शीश महल पर था इनका ध्यान। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में तटरक्षक बल के बीच जवानों की गई जान और नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान हादसा। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर किया कब्जा। जीत के साथ WTC के फाइनल में पहुंची कंगारू टीम। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन के अलावा दिल्ली मेट्रो चरण 4 के जनकपुरी कृष्णा पार्क खंड का उद्घाटन भी किया गया। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो चरण 4 के रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला भी रखी गई, जबकि दिल्ली के रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के लिए अत्याधुनिक सुविधा की भी आधारशिला रखी। इससे पहले गाजियाबाद के साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के 13 किलोमीटर लंबे नमो भारत रेल कॉरिडोर पर यात्रा की। यह करीब 4,600 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यात्रियों से बात की। इस कॉरिडोर के निर्माण से अब दिल्ली से मेरठ के बीच आना जाना काफी सुगम होगा। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जिस वक्त रेल में सफ़र कर रहे थे, मेट्रो रेल में, एक बच्ची उनसे बात कर रही थी और बहुत सुंदर कविता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उसने सुनाई, बच्ची ने, और प्रधानमंत्री से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। और रोहिणी के जापानी पार्क में प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में दिल्ली की आम आदमी पार्टी को आपदा करार दिया। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में केंद्र की योजनाओं पर रोड़े अटकाने का काम दिल्ली की प्रदेश सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चप्पे चप्पे तक मेट्रो पहुंचाने और आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें देने का काम केंद्र ने किया है, लेकिन आपदा वालों के पास विजन ही नहीं है, नीति और नियत ही नहीं है। साथियों, राजनीति में नियत, निर्णय, नीति और निष्ठा, इनका बहुत महत्व होता है। लेकिन आपदा वालों की नियत और निष्ठा पर ही सबसे बड़ा सवाल है। आप याद करिए, जन लोकपाल के मुद्दे पर
इस पार्टी का जन्म हुआ। भ्रष्टाचार हटाना ये उनका मुख्य मुद्दा था। लेकिन आज इस पार्टी के ज्यादातर नेताओं पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। दिल्ली में शराब घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली में स्कूल घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली ने गरीबों के इलाज के नाम पर किसने जनता के पैसे लूटे? आपदा वालों ने। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई के नाम पर किसने करोड़ों का खेल किया? आपदा वालों ने। इनका मूल एजेंडा था। और इसलिए अनैतिकता के साथ कारनामे करने वाले लोग दिल्ली को आपदा बना करके, दिल्ली में आपदा ला करके, दिल्ली को आपदा में घेर करके तबाही की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन आज उनकी वो सारी बातें जो पार्टी के जन्म से पहले करते थे, सब कुछ धरा का धरा रह गया है। आपदा वालों के काम का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन इनके कारनामे बेहिसाब है। ये तब होता है जब नीयत में खोट होता है और निष्ठा जनता के प्रति नहीं होती। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में चाहे मौसम कोई भी हो, प्रदेश सरकार ने दिल्ली के लिए इसे आपदा बना दिया है। गर्मी में पानी की आपदा, बरसात में जल भराव की आपदा और सर्दी में प्रदूषण की आपदा, गंदगी की आपदा, ये बना रखा है बड़े बड़े दावे करने वाले लोगों ने। उन्होंने कहा कि जब कोरोना में दिल्ली वाले ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए भटक रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली में शीश महल तैयार हो रहा था। बजट से 3 गुना पैसा तक खर्च किया गया। दिल्ली पर आपदा लाने वाले ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। आज ही एक बड़े अखबार ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शीश महल पर हुए खर्च का खुलासा किया है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा। अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन्होंने शीश महल का भारी भरकम बजट बनाया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में तैयार शीश महल को लेकर राजनीति फिर गर्मा गई है। एक अंग्रेजी समाचार पत्र ने इस भवन के ऑडिट से जुड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में लागत कई गुना बढ़ने और ऐशो आराम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का जिक्र है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू की तरफ से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते सीएम आवास को लेकर ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। रिपोर्ट में सीएम आवास पर तय लागत से 3 गुना अधिक रकम 33 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए रिनोवेट हुए आवास का काम लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार शुरू में इस रिनोवेशन की लागत 7.91 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन बाद में 2020 में करीब 8.62 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। लेकिन 2022 में जब इसे पूरा किया गया तो इसकी कुल लागत 33.66 करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट के अनुसार 96 लाख रुपए के पर्दे,
किचन इक्विपमेंट 39 लाख रुपए, टीवी कंसोल के लिए 20.34 लाख रुपए और आपको ये भी बता दें कि इक्विपमेंट के लिए 18.52 लाख रुपए, रेशम कारपेट के लिए 16.27 लाख रुपए और मिनी बार के लिए 4.80 लाख रुपए, दीवारों के लिए संगमरमर के पत्थर के लिए 20 लाख रुपए आवंटित हुए थे। हालांकि इसकी लागत 66.89 लाख रुपए तक पहुंच गई। ऑडिट रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के आवास से जुड़े स्टाफ ब्लॉक और कैंप कार्यालय के निर्माण के लिए भी 3.86 करोड़ रुपए खर्च हुए। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम आवास को लेकर ऑडिट रिपोर्ट में तय लागत से 3 गुना से अधिक रकम, लगभग 33 करोड़ रुपए खर्च करने का जिक्र है। अभी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो छुपाए गए हैं। ये 70 से 80 करोड़ का मामला है जो केजरीवाल ने अपने ऐशो आराम के लिए दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा लूटकर अपने पर लगाया है। दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के पैसे से शीश महल बनाया है, अपनी अय्याशी पे जो पैसा खर्च किया है वो दिल्ली के जनता का टैक्स का पैसा था। आज जो ऑडिट रिपोर्ट आई है ये अभी पूरी नहीं है। 33 करोड़ की संभावना बताई गई है। अभी कुछ खर्चे ऐसे हैं जो छुपाए गए हैं और जैसे जैसे वो खुलासे होंगे ये 70 से 80 करोड़ का मामला है जो अरविंद केजरीवाल ने अपने ऐशो आराम के लिए दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा लूट के लगाया है। तो दिल्ली वालों को अब सोचना पड़ेगा कि एक आपदा सरकार जिसने आपदा के समय दिल्ली को आपदा में डाला है और कैसे दिल्ली को लूटने का काम किया है, ये खुलासे जैसे जैसे खुलेंगे इन भ्रष्टाचारियों का नंगा चेहरा सामने आएगा। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल से सवाल करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश होने के लिए क्यों रोक रही है। शीश महल तो भ्रष्टाचार का महल है ही। अब सवाल ये बनता है ये केवल शीश महल के रेनोवेशन का नहीं था, सवाल था मानसिकता के रेनोवेशन का। जो स्वराज की बात करते थे शराब पे आ गए, जो छोटे घर में रहने की कस्में खाते थे वो शीश महल में रहने लगे, जिन लोगों ने कहा था कि भ्रष्टाचार पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे वो लालू प्रसाद यादव के साथ आ गए, अन्ना को छोड़कर लालू पे आ गए, झाड़ू से दारू पर चले गए। और आज इसीलिए शीश महल में जो अंदर था वो दिखाने के लिए तैयार नहीं थे केजरीवाल, और ना रिपोर्ट टेबल होने दे रहे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नमो भारत ट्रेन में बच्चों से बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने महिला ट्रेन चालकों से भी बातचीत की। कैसा रहा इन लोगों का प्रधानमंत्री के साथ अनुभव, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन में साहिबाबाद से लेकर न्यू अशोक नगर तक यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ बच्चों से भी बातचीत की। बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको कविता सुनाई थी और ये मेरी मैम का ड्रीम था कि मैं उनके पास जाऊँ और उनको कविता सुनाऊँ। जब मैं अपने स्कूल में कविता सुनाती थी ना तो वो बोलती थी कि मैं मोदी जी के पास जाऊँगी तो वो बहुत खुश होंगे, और उन्होंने मेरी स्पीच भी बहुत अच्छे से सुनी है, मतलब कविता बहुत अच्छे से सुनी है। कुछ युवाओं से भी बातचीत की और युवाओं ने उनको कलाकृतियाँ भी भेंट की थी। क्या कहेंगे आप? पहले शासनकाल में हमारा वो एक मकान था जो कभी रिपेयर वगैरह नहीं बना था, तो मोदी जी के शासनकाल में ही वो हमें नया घर मिला है। प्रधानमंत्री आवास विकास योजना से। तो आपने पीएम को बताया था ये जी बात? सर। तो क्या बोले? तो सर बोल रहे थे कि चलो लाभ मिल रहा है, अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं युवा तो काफ़ी उत्साहित हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला चालकों से भी बातचीत की। अब बात करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा पीएम सर से बात करके, और सोचा नहीं था कि सर से कभी बात भी होगी, और मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि कितना अच्छा लगा। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जिस तरह से बच्चों का उत्साहवर्धन किया, जैसे हम लोग का उत्साहवर्धन किया, वो बहुत ही प्रेरणादायक है और उनके जीवन से हमें बहुत ही इंस्पिरेशन भी मिलती है। जैसे वो देश हित में काम करते हैं तो हम भी वैसे ही देश हित में काम करना चाहते हैं। ये लाइफ का हमारा पहला अचीवमेंट है, एंड जैसे कि हम ट्रेन ऑपरेटर हैं, उनकी बदौलत ही हम यहाँ पे आज पहुँचे हैं। हमने नमो भारत चलाई है एंड काफ़ी बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, और सच में यहाँ पे जैसे वुमेन सबसे मोस्टली वुमेन ही यहाँ पे ट्रेन ड्राइव कर रही हैं, और वुमेन को वो इतना ज़्यादा इंस्पायर करके गए हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। आज मोदी जी से मिलकर बहुत ही इमेंस हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा अंदर है, और ये हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही गर्व की बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मतलब कभी लगा नहीं था कि उनसे मिलने का मौका मिलेगा मुझे मिला। मतलब
मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। बहुत 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 अच्छा लगा। और सबसे बात करी उन्होंने, कभी लगा नहीं था कि उनसे बात कर पाएंगे हम। कहीं ना कहीं चाहे विद्यार्थी हों या ये महिला चालक हों, काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही हैं। उत्साहित इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इनसे आकर बातचीत की और इनके जीवन भर ये यादें बनी रहेंगी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जागरूकता अभियान चला रहा है। अपने स्वीप कार्यक्रम के तहत नई दिल्ली के क्षेत्र में उनकी टीम पहुंची और साथ में दृष्टिबाधित बच्चों के बीच जो पहली बार इस चुनावी संग्राम में अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे। नई दिल्ली के डीएम सनी सिंह ने अपनी टीम को फर्स्ट टाइम वोटर्स के पास भेजा और उन्होंने ईवीएम पर उन्हें ट्रेनिंग देकर अपने मत का सही इस्तेमाल करना सिखाया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम बड़ी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। वहीं धीरे धीरे पार्टी के प्रत्याशियों का भी ऐलान हो रहा है। लोकतंत्र के इस पर्व में जनता को अपना नेता चुनने का हक होता है। इसी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाता है। अपने स्वीप प्रोग्राम के तहत निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली के डीएम सनी सिंह के नेतृत्व में दृष्टिबाधित बच्चों को चुनाव में पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करने को लेकर एक अनोखा अभियान चलाया। इस बार उन्होंने दिल्ली में स्थित दृष्टिबाधित स्कूल एसोसिएशन के साथ हाथ मिलाया और इन बच्चों को अपने वोट का सही इस्तेमाल करने के लिए ईवीएम मशीन पर ट्रेनिंग दी। इस पहल का मकसद आम नागरिक के साथ दिव्यांग और दृष्टिबाधित बच्चों को चुनावी संग्राम में अपनी भागीदारी निभाने का मौका देना है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता है कि जो इलेक्शन होने चाहिए वो ट्रूली एक्सेसिबल होने चाहिए, इंक्लूसिव होने चाहिए, हर तरीके के लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। और ये हमारी टीम ने, जो स्वीप की टीम है और नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की, उन लोगों ने रीच आउट किया। इस टाइम पे बहुत सारे लेफ्ट आउट वोटर्स जो थे, इवन होमलेस थे या फिर इस तरीके के विजुअली इम्पेयर्ड या पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, हम लोग उनको रीच आउट करके उनको रजिस्टर कराया। हम फील द डेमोक्रेसी वॉल बनाएंगे वहाँ पे, ताकि वो वहाँ पे जाके उस चीज़ को फील कर पाएँ। उसके भी टेक्टाइल मॉडल्स हम लोग बना रहे हैं। इस प्रयास का मकसद है कि सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस ट्रेनिंग में शामिल होकर अपने मत का पहली बार इस्तेमाल करने जा रहे बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। ईवीएम पर वह कैसे अपने मत का उपयोग करेंगे और यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनका वोट उनके चुने नेता को चला गया है, इसकी उन्हें विस्तार पूर्वक ट्रेनिंग दी गई। बहुत एक्साइटमेंट है उसके लिए भी बहुत, कि एक ब्लाइंड पर्सन के लिए भी आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये भी एक बात है कि कोई भी अब जो ब्लाइंड या कोई भी आदमी होगा वो इससे वंचित नहीं रह पाएगा और सब लोग अपना अपना योगदान दे पाएंगे वोट डालने के हिसाब से। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने कभी वोट नहीं डाला। हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी सब चीज़ कर सकते हैं। इस तरह का अनूठा प्रयास इन बच्चों को उनके हक का एहसास दिला रहा है और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के एक और जहां सभी पार्टियां अपनी जीत की दावेदारी कर रही हैं, वहीं चुनाव आयोग जनता के बीच में जागरूकता अभियान चला रही है। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह का अभियान चलाया गया, जहां दृष्टिबाधित बच्चों को पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए ईवीएम पर ट्रेनिंग दी गई। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। जब भी दुनिया में मेट्रो ट्रेन की बात होती है, भारत की मेट्रो का भी नाम उसमें प्रमुख रूप से शामिल होता है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में मेट्रो रेल नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर तक पहुंच गया है, जो चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुई थी, जबकि भारत की पहली मेट्रो 1984 में कोलकाता में चली थी। साल 2014 में देश में मेट्रो नेटवर्क केवल 248 किलोमीटर तक सीमित था और मेट्रो केवल 5 राज्यों के 5 शहरों में ही चलती थी। लेकिन मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से मेट्रो नेटवर्क में 4 गुना वृद्धि हुई है। वहीं आज मेट्रो और नमो भारत नेटवर्क 23 शहरों में 1000 किलोमीटर का आंकड़ा छू चुकी है। लगभग 1000 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। वर्तमान में मेट्रो में प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक यात्री सफर करते हैं, जबकि 2014 में यात्रा करने वालों की संख्या 28 लाख थी। साथ ही मेट्रो ट्रेनें प्रतिदिन 2.75 लाख किलोमीटर यात्रा करती हैं, जो 2014 की तुलना में 3 गुना अधिक है।
भारतीय तटरक्षक बल का एक हेलीकॉप्टर गुजरात के पोरबंदर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों मृतक चालक दल के सदस्य हैं। नियमित प्रशिक्षण के दौरान यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बताया जा रहा है कि पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और फिर इसमें जोरदार धमाका हुआ। ये घटना पोरबंदर में तटरक्षक वायुसेना के एयर एनक्लेव में हुई। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के दिल्ली कैंट में एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्र प्रथम का दृष्टिकोण ही हमारा एकमात्र दृष्टिकोण होना चाहिए। A nation first approach. No nation in the world can grow unless its citizens are deeply committed to nationalism. Nationalism has to override all other interests, personal or organizational. Nation first approach has to be our only approach. Maintain these qualities as a tribute to our motherland. उपराष्ट्रपति ने कहा, हर एक नागरिक को पर्यावरण की रक्षा करते हुए आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना चाहिए। भारत माँ का सम्मान करते हुए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, सर्जन करना चाहिए। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक हैं, इनको बढ़ावा देना चाहिए। नागरिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को प्रगति का पथ प्रदर्शक बनाते हैं। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सोमवार को पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस एक दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और शासन व्यवस्था की गहन जानकारी प्रदान करना है। संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान ओम बिरला के नेतृत्व में सभी प्रतिनिधि भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ करेंगे। इस कार्यक्रम में 22 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजाति की 502 महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में कार्यशाला और सत्र आयोजित किए जाएंगे तथा प्रतिभागियों को नए संसद भवन, संविधान सदन, प्रधानमंत्री संग्रहालय और राष्ट्रपति भवन ले जाया जाएगा ताकि उन्हें भारत की विधायी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज की गहन जानकारी प्राप्त हो। इस कार्यक्रम का आयोजन पंचायत से संसद 2024 के क्रम में किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत से 500 महिला सरपंच शामिल हुई थीं। वहीं कार्यक्रम के दूसरे संस्करण पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्देश्य अब तक हुई प्रगति को आगे बढ़ाना तथा विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय समुदायों की महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को और ज्यादा सशक्त करना है। और यहाँ लेते हैं एक और छोटे सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील।
ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हैंदव संखरवम अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का उद्देश्य जाति बंधनों को मिटाकर हिंदू समुदाय को एकजुट करना है। इसके साथ ही सनातन विरोधी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी शामिल है। हैंदव संखरवम अभियान के जरिए विश्व हिंदू परिषद मंदिरों के विरोध लागू कई नियमों को हटाने की मांग कर रही है। इन मांगों में मंदिर की संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने, मंदिरों में काम कर रहे गैर हिंदू कर्मचारियों को हटाने जैसे कई मांगे शामिल हैं। हैंदव संखरवम अभियान को समर्थन देने के लिए देश भर से हजारों लोग विजयवाड़ा में पहुंच रहे हैं। सभी लोग भजन कीर्तन की मदद से हैंदव संखरवम अभियान को मजबूती दिलाने में जुटे हुए हैं। और सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत द्वारा दिए 162 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 5 मैच की सीरीज में 3-1 से हरा दिया। वहीं इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इससे पहले आज मैच के तीसरे दिन भारत ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 141 रन से आगे खेलना शुरू किया। भारतीय बल्लेबाज इस स्कोर से ज्यादा रन नहीं जोड़ सके और टीम दूसरी पारी में 157 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने पहली पारी में 185 रन बनाए थे, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 181 रन ही बना चुकी थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकी सितासिते यत्र तरंग चामरे नद्यौ विभाते मुनिभानु कन्यके